छोई मुई सी नीलम ने चावल के भरे कलश पर हल्के से ठोकर मारी और दोनों पैरों की छाप फर्श पर छोड़ दी। पूजा घर में चली गई। प्रीति कुछ देर उसकी पीठ निहारती रही, फिर किचन में जाकर चपाती सेकने लगी। फूली फूली नर्म सफेद चपाती सेकती प्रीति को नीलम की पीठ फिर याद आ गई। रोटी जैसी सफेद और चिकनी। प्रीति भी गोरी और आकर्षक तो थी, लेकिन सुंदर नहीं थी। उसका 5.5 फुट का कद, भरा बदन और मर्दाना कड़क हाथ पैर उसे सुंदरी की परिभाषा पर फिट होने से रोकते थे। और नीलम 5 फुट की दुबली काया और नाजुक शरीर में गुड़िया सी लगती। मोहल्ले की कोई भी औरत कभी प्रीति की सास से कहती, तुम तो कांच की गुड़िया ले आई हो शकुंतला। तब प्रीति नीलम की तरफ देखती और मुंह बना लेती। प्रीति नीलम को पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन अनजाने में ही कभी प्रीति को उस पर प्यार आ जाता तो फिर प्रीति उस पर किसी न किसी बहाने से भड़क जाती। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। प्रीति खूब शॉपिंग कर रही थी। भतीजे भतीजियों के कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ सब लेकर जाती है। अगर लड़की खाली हाथ चली जाए तो मायके में इज्जत कम मिलती है। नीलम प्रीति का लाया हुआ सामान देखती है तो तारीफ जरूर करती है, लेकिन उसके शब्द उसके चेहरे के भावों का साथ नहीं देते। उसकी उदासी साफ झलकती है। नीलम का मायका नहीं है। दूर के रिश्ते की दादी ने पाला पोसा और शादी कर दी। और प्रीति 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन। घमंड होना तो स्वाभाविक था। रक्षाबंधन के दिन प्रीति सुबह ही पति को साथ लेकर मायके चली गई। आज नीलम का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे दिली सुकून मिल रहा था। प्रीति और नीलम को साथ रहते 3 साल हो गए थे, लेकिन दोनों में कभी कभार ही बातचीत होती। इधर प्रीति को नीलम के रूप से ईर्ष्या थी, उधर प्रीति के मायके के किस्से सुनकर नीलम जल भुनकर राख हो जाती। रक्षाबंधन फिर से आया। इस बार भी प्रीति ने खूब कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ खरीदी। रक्षाबंधन की सुबह प्रीति खूब सज धज कर नीलम के पास गई और बोली, नीलम, मैं मायके जा रही हूँ। बिट्टू का ख्याल रखना और उसका होमवर्क भी करवा देना। मुझे आने में देर हो सकती है। नीलम दुखी तो थी ही, उस पर इतनी गर्मी में सुबह से किचन में लगी हुई थी तो गुस्से से उबल ही पड़ी। तो मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ कि घर का सारा काम भी करूँ और तुम्हारा बेटा भी संभालूं? अकेली मायके चली जाती हो, अपने बच्चों को क्यों नहीं ले जाती? अरे, मैंने तो सुना था कि जेठानी का मायका भी देवरानी के लिए मायका ही होता है। मैं हमेशा किसी की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरसती रही, पर तुमने तो कभी झूठ मूठ के लिए भी नहीं कहा कि नीलम, तू भी चल मेरे मायके। मैं तरसती रही और तुम मुझे चिढ़ाती रही। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हारे 3 भाई हैं, लेकिन मेरा तो। बाकी के शब्द नीलम के गले में घुट कर रह गए। वो भागकर अपने कमरे में चली गई। तवे पर रोटी जलकर काली हो चुकी थी। आज फिर प्रीति को नीलम की पीठ याद आ गई। नरम, चिकनी, सफेद, पर दिल शायद ऐसा ही जला हुआ काला। नीलम काफी देर तक रोती रही। जब शांत हुई तब उसका ध्यान दरवाजे पर गया, जिसे प्रीति न जाने कब से थपथपा रही थी। नीलम ने दरवाजा खोला और मुंह धोने बाथरूम में चली गई। लौटकर आई तो देखा प्रीति उसकी अलमारी से साड़ी निकालकर बेड पर रख रही है। ये क्या कर रही हो? नीलम ने हैरानी से प्रीति को देखा। तैयार हो जाओ, हम मायके चल रहे हैं, प्रीति ने नीलम से कहा और कमरे से बाहर चली गई। नीलम बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से साड़ी पहनी और बेटे को सास की गोद में देकर प्रीति के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गई। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत उल्टा सीधा बोला, नीलम ने प्रीति का हाथ पकड़कर कहा। प्रीति कुछ नहीं बोली, बस उसने नीलम का हाथ हौले से थपथपा दिया। कुछ समय में गाड़ी सड़क से थोड़ा अंदर जाकर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास आकर रुकी। प्रीति ने गाड़ी से बाहर आकर नीलम को आवाज दी, बाहर आ जाओ नीलम, हमारा मायका आ गया। नीलम हैरान थी। इस टूटे फूटे मंदिर में मायका? क्या कह रही हो दीदी? इस मंदिर में? हाँ नीलम, माता पिता के जाने के बाद भाइयों ने मुझे भुला दिया। न उन्होंने कभी बुलाया और ना ही मैं गई। हाँ, रक्षाबंधन के दिन बहुत बुरा लगता है। और ससुराल में भी सास ननद से क्या कहती कि मेरे भाई भाभीयों ने मुझे दूध से मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। इसीलिए हर रक्षाबंधन मायके जाने का बहाना कर यहाँ चली आती हूँ।
भगवान को राखी बांधकर पड़ोस की बस्ती के गरीब बच्चों को ये कपड़े और मिठाइयाँ बांट देती हूँ। नीलम भाव शून्य सी प्रीति के चेहरे को ताके जा रही थी।